हमारा ये खास कार्यक्रम और ये खास मंच जहां आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नारी के बलिदान को, नारी के संघर्ष को। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं देश की उन बेटियों से, देश की उन नारियों से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में परचम लहरा दिया है, जिन्होंने अपनी मेहनत का जो लोहा है वो देश के सामने रख दिया है, दुनिया को मनवाया है। और ऐसी ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, युवा सांसद। और जब मैं युवा सांसद कह रही हूं तो वाकई में उम्र से युवा। हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं कैराना से सांसद इकरा हसन चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है इकरा जी आपका इंडिया टीवी पर और हमारे इस खास मंच पर जिसका नाम ही शी है। सवाल तो मेरा आपसे, ये बड़ी दिलचस्प जर्नी आपकी रही, कैराना टू लंदन और फिर कैराना टू संसद। इन दोनों ही जर्नियों का डिफरेंस क्या है? किस जर्नी में आपको सबसे ज्यादा बैरिकेड्स, सबसे ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स महसूस हुए? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। पूरे इंडिया टीवी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर सभी हमारी महिलाएं जो आई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक लड़की की जो ज़िंदगी है वो शुरू से ही उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे करने पड़ते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज टफ फॉर मी। आई थिंक आई हैव बिन ब्लेस्ड। मेरे लिए मुझे लगता है मेरा जीवन काफ़ी आसान रहा है अभी तक। कुछ बीच में परेशानियां आई थी लेकिन दैट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। तो मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई। आप दिल्ली भूल गए उसमें, तो कैराना से दिल्ली और फिर से दिल्ली आ गए? जी, फिर से दिल्ली आ गए। तो दिल्ली घर जैसा ही लगता है। मैं 17 साल मेरे 20 साल लगभग मेरे जीवन के यहाँ पर बीते। मैं एक हॉस्टल में पढ़ती थी, उसके बाद DU में LSR से मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। देन आई डिड माई लॉ फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ। फिर मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी और फिर वापस आकर राजनीति का सफ़र शुरू हुआ। तो ये पूरा सफ़र रहा। जब मैं वापस आई तो हालांकि मैं एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरी जो फैमिली है पॉलिटिकल रही है, मैं कभी भी इस बात से नहीं कतराती कि मुझे प्रिविलेज मिला है, वो एक पुश मिला है जो मेरे जैसी और लड़कियों को शायद ना मिले। लेकिन उसके बावजूद भी जिन परिस्थितियों में मेरा आना हुआ राजनीति में वो बहुत अनफेवरेबल थी। मेरे भाई जो विधायक थे, अभी भी हैं कैराना से, उन पर सरकार ने झूठे मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेज दिया। मेरी फैमिली में और मेरी मदर हैं मेरे, उन पर भी मुकदमे झूठे लगाए गए। तो जब मैं लंदन से वापस आई तो मेरे घर पे कोई भी नहीं था, हम 3 जने हैं एंड नोबडी वाज होम। मुझे वापस PhD के लिए जाना था लेकिन क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी तो मुझे यहीं पर रहना पड़ा और घर की और सब चीज़ों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। तो 2022 का जो यूपी का इलेक्शन था उससे मेरा राजनीतिक सफ़र एक तरीके से शुरू हुआ। याद है आप अपने भाई के लिए कैंपेनिंग करती थी और बड़ा एग्रेसिव कैंपेनिंग आप करती थी। लोग कहते थे कि सीधी सादी सी दिखने वाली है लड़की, इसके अंदर पॉलिटिक्स करने के लिए जो आग है जो होनी चाहिए वो दिखती है, बयानों से झलकती है। क्या सोचकर उस वक्त आप कैंपेनिंग किया करती थी? बचपन से ही मेरा हमेशा रुझान हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों पर रहा है। कभी मुझे नहीं लगता था कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी। मैं आई एम वेरी शाय बाय नेचर। लेकिन अब नहीं लगता? लेकिन जी, अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। और जब कोई चीज़ आपके दिल पर छुए, आपको परेशानी हो किसी चीज़ के, दिक्कत आए जब ज़िंदगी में, तो हिम्मत से ही उस चीज़ का सामना किया जाता है। तो मैंने थोड़ी हिम्मत रखी और बाकी लोगों ने और ऊपर वाले ने साथ दिया, तो आज आपके सामने यहाँ बैठने का मौका मिला है। अच्छा, जब आपको पहली बार ये पता चला कि अब सार्वजनिक जीवन में आपको उतरना है, औपचारिक तौर पर उतरना है, आपको टिकट मिलने जा रहा है और जो विरासत है आपके परिवार की अब आपको संभालनी है, अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी उठानी है, उस वक्त इकरा हसन को क्या लगा, या कितनी बड़ी चुनौती है, कितने बड़े चैलेंज के तौर पर आपने इसको लिया? चैलेंज तो था ही, साथ में डर भी था, घबराहट भी थी कि मुझे ये यकीन नहीं होता था कि मैं जाऊंगी और मेरे कहने से लोग वोट देने आ जाएंगे। जिस दिन, मैं आपको बताऊं, जिस दिन रिज़ल्ट आ रहा था और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम बैठे हुए थे तो एक एक वोट उसमें काउंट होते हुए आपको दिखता है। तो जब वो काउंट हो रहा था, दैट वाज वेरी सरियल फॉर मी। मुझे नहीं लग रहा था कि 5-5.5 लाख लोग आकर उन्होंने मुझे चुना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत पर्सनल और सरियल एक्सपीरियंस था।
बहुत कुछ गिव अप भी करना पड़ता है पब्लिक लाइफ में, लेकिन ये जो रोल है मैं इसकी गंभीरता समझती हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और मुझे यहाँ पर जगह मिली है तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिस टेबल पे मुझे एक महिला होने के नाते सीट मिली है तो मैं वहाँ पर यही कोशिश करूँ कि मेरे जैसी और बहुत सारी महिलाओं के लिए हम वहाँ जगह बना सकें। आप जब पार्लियामेंट में बोलती हैं तो अपने ही नहीं विरोधी भी आपकी बातों के कायल हो जाते हैं, इतना दमदार इकरा बोलती हैं। इकरा, पॉलिटिकल बात भी आपसे करूं, आपसे पॉलिटिकल मुद्दों पर भी विचार जानूं, लेकिन उससे पहले जिस इलाके से आप आती हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, मैं खुद वहीं से आती हूँ। इतना आसान नहीं होता एक लड़की का कैराना से निकल के दिल्ली में पढ़ाई करना, फिर लंदन जाना, लंदन से वापस आना, पॉलिटिक्स में एंट्री लेना और जीत जाना। इसके बैक में बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो शायद सुनने को मिलती हैं। आप जब कैंपेनिंग पर निकलती हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जाती हैं, कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया कभी? बिल्कुल, आप वहीं से हैं तो वहाँ से निकलकर दिल्ली में या किसी मेट्रोपॉलिटन में या विदेश में तरक्की करना आसान है, लेकिन वापस ये सब अवेयरनेस को लेकर वापस वहाँ जाकर और वहाँ पर बदलाव पैदा करना वो बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत रूरल है, समाज पेट्रियार्कल है, तो अभी भी लोगों को बहुत सारी ऐसी रोज़ाना में चीज़ें होती हैं कि एक महिला की से ऑर्डर नहीं ले सकते कुछ लोग जो अधिकारी होते हैं। हमारे यहाँ दिशा की बैठक होती है, उसमें उसकी अध्यक्षता एक सांसद करता है, तो उसमें जो अधिकारी बैठते हैं आज भी वो मुझसे नज़र मिला के बात नहीं कर सकते, वो मेरे साइड में जो कोई बैठा होगा उनसे बात करेंगे। लेकिन ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं छोटी जगहों पर ख़ास तौर पे कि कंफर्टेबल नहीं है लोग महिलाओं को पब्लिक स्पेस में देखने के लिए। तो वही खासकर बाहर से पढ़कर आए हों तो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है गांव और कस्बे में। ये तो बाहर वाली है, बाहर से पढ़कर आई है, शहर की सोच हम पर थोप रही है। उनके साथ आपको एक फेमिलियरिटी बनानी पड़ती है, उनको ये यकीन दिलाना पड़ता है कि आप उनकी बातों को समझते हैं, उनके मुद्दों को समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं। तो वो एक जर्नी जो है वो बड़ी मुश्किल होती है और मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं वो कर पाई हूँ। लेकिन हर जगह की एक यूनिक दिक्कतें होती हैं, हर फील्ड की यूनिक दिक्कतें होती हैं, तो यही चीज़ें हमें बदलनी है। इन्हीं चीज़ों के लिए कोशिश करनी है कि एक परसेप्शन बने, हम हर फील्ड में महिलाओं को देखें। जब हम देखेंगे, क्योंकि जब मैं छोटी थी इंदिरा गांधी जी को हमने देखा था और उनके बारे में सबके तरह तरह के ओपिनियंस हो सकते हैं उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, लेकिन एक महिला पहली बार इस देश को लीड कर रही थी, तो वो अपने आप में बहुत सारे लोगों को, मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर गई क्योंकि हमने उन्हें देखा। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बेहद ज़रूरी है, हर फील्ड में महिलाएं दिखें तो और महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा, कहते हैं जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो पिता का बहुत बड़ा रोल होता है, उसका हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चलने का, और जितनी भी बैक स्टोरीज चल रही हैं वो उसके कानों तक नहीं जाने का। आपके पिता चूंकि खुद राजनीतिक जिंदगी से जुड़े रहे, कितना असर उनका आपकी लाइफ पर है और क्या उनसे आपने सीखा या आज भी आप याद करती हैं उनकी उन बातों को? जी, मैं 14 साल की थी जब उनका देहांत हो गया था और मेरे जीवन में अगर किसी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है तो वो मेरे पिता का है, मेरे वालिद का है। और आज भी उन्हीं की जो लेगेसी है और जिस तरीके से वो काम करते थे, उसी को मैं हर रोज़ ये सोचती हूँ जब मेरे सामने कोई मुश्किल आती है कि वो किस तरीके से करते। और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन 16 साल हो गए हैं मेरे पिताजी को इस दुनिया में ना रहते हुए, और आज भी मुझे उन्हीं हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं रोज़ाना उनकी कोई ना कोई किस्से, कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। तो इसीलिए मुझे पॉलिटिक्स अच्छी लगती है, इसीलिए मेरा मन भी किया, क्योंकि उनका प्रेजेंस मुझे फील होता है लोगों की बातों में और उनको जिस तरीके से लोग याद करते हैं। तो जितना मैं कम समय उनके साथ मुझे मिला, जितना मैं शायद उनसे ना सीख पाई, उतना आज भी मैं लोगों के ज़रिए उनकी बातों से सीखती हूँ। तो ये सीख अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरा हर कदम जो भी पड़े तो उससे मेरे पिता के नाम को और रोशनी मिल सके। एक बड़े राजनीतिक परिवार से आप आती हैं, आपके परिवार में आपके पिता, आपकी माँ, आपके भाई सब राजनीतिक जीवन से जुड़े रहे हैं। ऐसे में यंग एज में आना, युवा अवस्था में
संसद में पहुंच जाना, कितना प्रेशर आप महसूस करती हैं, या फिर मैं कहूं कि इमेच्योरिटी का ठप्पा लगते लगते अब कितनी मेच्योर इकरा हसन हो गई है? क्या उनके लिए पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है? प्रेशर तो रोज़ होता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी है और रोल ऐसा है कि आप हर रोज़, देर इज़ नॉट इनफ आवर्स इन अ डे। जितना काम है एक सांसद के ऊपर, जितना बड़ा क्षेत्र होता है, जितने लोगों की उम्मीदें होती हैं, तो दिन में उतने घंटे ही नहीं हैं। तो उस बात का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, लेकिन साथ में ये भी एक तसल्ली रहती है कि हाँ, रोज़ाना कुछ ना कुछ, एकदम से कोई भी बदलाव नहीं आता है। रोज़ाना हम उठते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मेरे ज़रिए से किसी 2 आदमी के काम हो जाएं, तो वो एक अपने आप में प्रोत्साहन होता है, तो उसी के ज़रिए चलते रहते हैं आगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा चर्चा महिलाओं की होती है, सबसे ज़्यादा महिलाओं को केंद्र में रख के पॉलिसीज बनाई जाती हैं। महिलाओं के प्रति हो रहे क्राइम को रोकने के लिए कौन सी सरकार कितनी बेहतर है, इसको लेकर पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या महिलाओं की स्थिति सुधरी है? क्या हम उस स्टेज में आ गए हैं एक विकासशील देश के तौर पर कि अब महिलाएं एक अच्छी अवस्था में हैं, या महिलाएं अब ग्रोथ अचीव कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज़ादी के बाद से अगर हम देखें तो चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ और करना है। अगर हम हर वक्त सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे तो उससे जो रास्ता हमें आगे का तय करना है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो मुझे लगता है बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ की ज़रूरत भी है। आज भी हमारी जो महिलाएं हैं उनका जो लेबर फोर्स में जितनी उनकी परसेंटेज होनी चाहिए, मेरे ख्याल से इंडिया में उन चंद देशों में से है जहां बहुत कम है महिलाओं का पार्टिसिपेशन किसी भी एम्प्लॉयमेंट में। साथ ही मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और पूरे देश में भी यही हालात है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर महिलाओं की शिक्षा में महिलाएं पिछड़ गई हैं। ख़ास तौर पर जो हायर स्टडीज़ हैं, उच्च शिक्षा में मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट्स हैं। तो जब तक हम शिक्षित नहीं करेंगे लड़कियों को, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत कुछ हुआ है, महिलाएं बहुत आगे पहुंच गई हैं, लेकिन कुछ जो ये मेट्रोपॉलिटन्स में काफ़ी चेंज हुआ है, लेकिन जो रूरल एरिया है, जब तक हम उन्हें साथ लेकर इस विकास के धागे से जोड़कर नहीं चलेंगे, तो एक जो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट है महिलाओं का, वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसी डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण बिल सरकार लेकर आई और कह रही है कि इससे हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाएंगे, महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा अब हमें संसद में नजर आएंगी। ये आपको बेहतर नहीं लगता? बिल्कुल, बहुत अच्छा है और इसकी ज़रूरत थी बहुत लंबे वक्त से। हमारे देश में आज सिर्फ 14% महिलाएं हैं लोकसभा में, तो इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। रवांडा में 61% महिलाओं का पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में, स्वीडन में है, नॉर्वे में है, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर लगभग 50% पहुँच गए हैं। तो इस चीज़ की हमें बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद ये महसूस होता है कि अभी 10 साल और महिलाओं को वेट करना है। बिल ज़रूर पास हो गया है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई योजना अब तक नहीं बनाई गई है। तो यही सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चुनावी दांव था महिलाओं को वो करने के लिए? क्यों आज भी हमें 10 साल वेट करना पड़ रहा है? क्यों नहीं आज ही ये बिल सरकार लागू करती है? ऐसे बहुत सारे बिल हैं जो सरकार झट ला के एक सेशन में पास हो जाते हैं। क्या महिलाओं का ही मुद्दा ऐसा है कि उन्हें 10 साल और लटकाया जाए? और एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें विषय ये भी है कि इसको लिंक कर दिया गया है डीलिमिटेशन से और सेंसस से, कि जब कभी सेंसस होगा, जब कभी डीलिमिटेशन होगी, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी उनको फिर 33% हम महिलाओं को देंगे। लेकिन हम आज चाहते हैं, महिलाएं आज बदलाव चाहती हैं। डीलिमिटेशन कब होगा कोई नहीं जानता है, सेंसस कब होगा ये रोज़ एक मुद्दा सदन में उठता है। तो मेरी मांग ये है, और मुझे लगता है सभी के लिए ये ज़रूरी है कि इसको हम डीलिंक करें, सेंसस से भी और डीलिमिटेशन से भी। डीलिंक करके जब बिल पास हो चुका है उसको आज के आज इम्प्लीमेंट कराएं, तभी जाके हमें महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व है उसका फ़ायदा मिलेगा। तभी हम महिलाओं के लिए पॉलिसीज़ बना पाएंगे।
आज अच्छा, भी एक तरफ हम 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस देश में इकरा अभी भी हिजाब को लेकर बहस छिड़ जाती है। अभी भी हिजाब एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। अभी भी कैसा पहनावा होना चाहिए लड़की का, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली लड़की का, मैं आपका भी पहनावा देख रही हूँ, इसको लेकर बड़ी टीका टिप्पणी होती है। क्या ये पॉलिटिकल इशू है और क्या ऐसी कोई बाध्यता है कि हमें ऐसे ही दिखना है, यही पहनना है, यही करना है? ये इश्यूज तो और बहुत हैं जो ज़रूरी हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ों को इशू इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये आसान है। हिजाब या ना हिजाब ये एक चॉइस है और ये चॉइस ओपन रखनी चाहिए। अगर आप मुझे मना कर रही हैं तो वो भी डेमोक्रेसी नहीं है। अगर मैं किसी को ज़बरदस्ती पहना रही हूँ तो भी वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये एक चॉइस हम उन्हीं महिलाओं पर छोड़ दें जिनको पहनना है या नहीं। ये मुद्दा पब्लिक फोरम पे डिस्कस करने लायक है ही नहीं। आज बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी लोग हिजाब करते हैं, लेकिन वहाँ नहीं इस तरह के मुद्दे बनते हैं। हमें जिन चीज़ों पर काम करना है, हमें अपना ध्यान अर्जुन की आँख की तरह उन चीज़ों पर रखना चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। इनसे मैंने, जैसे आपने मुझसे सवाल किया, मैं मुस्लिम महिला हूँ, लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मेरे क्षेत्र में हर समाज की महिला इसी तरीके से अपना सर ढकती है। तो ये हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। तो मुझे लगता है यही हमारी कमियां हैं। हम हमेशा महिलाओं के लिए ये छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्या पहना है, क्या किस वक्त आएंगी, क्या पहना है, क्या कर रही हैं। तो बल्कि ज़रूरी है कि हम उनके लिए पॉलिसीज़ डिस्कस करें, पॉलिसीज़ बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इकरा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो लगातार जारी है हमारा ये मंच से मेहमानों का आना और आपको बताना कि महिलाओं की लाइफ कितनी मुश्किल होती है और कितनी मोटिवेशनल होती है।